नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ कि बच्चों कल से अनअकैडमी के ऊपर मैं कुछ लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ये लाइव लेक्चर्स होंगे और ये स्पेशल लेक्चर्स में मैं लेने वाला हूँ। स्पेशल का मतलब होता है बेटा, जितनी भी क्लासेस मैं कल से लूँगा अनअकैडमी के ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं, इस क्लास के अंदर मैं आपको ईएमटी के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने वाला हूँ। हम लोग जो ईएमटी पढ़ रहे हैं, तो बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज थी मेरे पास कि सर आपकी जो लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ईएमटी के, उन लेक्चर्स में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं तो हम लाइव नहीं अटेंड कर पाते, तो हम क्या करें। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लासेस कल से होने वाली है। तो सारे बच्चे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो कल से हम लोग अनअकैडमी के ऊपर लाइव रहेंगे फ्रॉम टुमारो। और जो लेक्चर्स का टाइमिंग रहेगा, लाइव लेक्चर्स का, वो रहेगा 9 to 10 PM। तो आप सब लोग जो भी मुझसे ईएमटी पढ़ रहे हैं बच्चों, वो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाके आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और उस अनअकैडमी ऐप के ऊपर जो है 9 to 10 आप लोग आइएगा। ठीक है, लाइव आप लोग आइएगा। ठीक है, और साथ के साथ ही क्या बोलते हैं, CSIR नेट कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अनअकैडमी डाउनलोड करके आप लोग CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके अंदर आप मेरा नाम सर्च करिएगा, अक्षय जैन, और मुझे फॉलो कर लेना। और मुझे फॉलो करने के बाद में आप क्या करेंगे कि डेली 9 to 10 आपको मेरी प्रोफाइल पर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे ईएमटी के, जो आपको कल से देखने हैं। उन लेक्चर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ईएमटी के बारे में। सो स्टे कनेक्ट विद मी ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। बच्चों, बाउंड्री कंडीशन हम लोग को आज पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आते हैं इसलिए ढंग से समझना। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। अगर किसी बाउंड्री पर फील्ड कंपोनेंट्स कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसका मतलब ये है कि बाउंड्री से पहले जो उसकी वैल्यू है वही बाउंड्री के बाद है। बाउंड्री का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो बाउंड्री क्रॉस करके कंटिन्यू लगे जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और एक होता है क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। जो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, मतलब जो बाउंड्री के एक तरफ बराबर नहीं होते बाउंड्री के दूसरी तरफ के, वो डिसकॉन्टिन्यूअस कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो ट्रिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल उनका ऑपोजिट होगा। एक्चुअली क्या होता है, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं बेटा। एक कंपोनेंट तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक होते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, मैं आपको रफ में थोड़ा समझाता हूँ। ये हमारे पास रफ है, मैं बाद में मिटा दूंगा वैसे इसको। तो एक तो होते हैं वो कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल होते हैं, और एक वो कंपोनेंट होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, है ना, और इन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है ना, एक टेंजेंशियल एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होते हैं। तो बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है ना। ये ट्रिक है याद करने की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कॉन्टिन्यूस होंगे।
क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये ट्रिक है याद करने की। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस होंगे, मतलब ये बराबर नहीं होंगे। बस ये एक चीज याद रह जाएगी ना आपको, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। मतलब ये है कि पैरेलल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये एक चीज याद रह गई आपको इस ट्रिक से, तो फिर ये अपने आप याद रह जाएगी। अगर ये अपने आप याद रह गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो फिर डिसकंटिन्यूटी क्या आती है, तो वो ये आती है एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन वाली है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये इस तरह से बराबर हो सकते हैं, ये इनके अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है। अब ये याद रह गया तो फिर ये भी याद रह जाएगा। अगर इसके पैरेलल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब इसके पैरेलल कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो अगर ये नहीं होंगे तो इनमें डिसकंटिन्यूटी कितनी आएगी, तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर एप्सिलॉन आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड में वहीं पर 1/म्यू आपको लेके आना है। मतलब अगर ये इवन है तो फिर यहाँ पे 1/म्यू 1 लेना है, और यहाँ पर 1/म्यू 2 लेना है। पर आप मैग्नेटिक फील्ड का काम करो, इसलिए यहाँ पर लेना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। और उसके भी क्या लेना है आपको, पैरेलल कंपोनेंट। डिसकंटिन्यूटी तो वही है ना, पैरेलल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो ये हमको लेना है B1 पैरेलल B2 पैरेलल, सिंपल। याद रह जाएगा ना, बस यही तुमको याद रखना है। और तो फिर बाकी सवाल तो अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन करने में ऐसा कोई लोड नहीं है ना। चलिए तो हम इससे शुरुआत करते हैं। हेडिंग दो बाउंड्री कंडीशन। हेडिंग दो बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो फ्री स्पेस में अगर बात करें मान लो, तो लिखो चार ही बाउंड्री कंडीशन है। नंबर वन, E1 एप्सिलॉन 1 बराबर एप्सिलॉन 2 E2, पर ये परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। आप चाहो तो लिख सकते हो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिसकंटिन्यूअस। ट्रांसवर्स component of electric field are discontinuous। और एप्सिलॉन यहाँ पर है परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी। दूसरा है, अगर पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। तीसरा है B1 पैरेलल अपॉन म्यू 1, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट में यहाँ पर डिसकंटिन्यू आ जाती है, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं इसको। या लिख लो आप चाहो तो, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉन्टिन्यूअस। टेंजेंशियल components of electric field are continuous। ठीक है,
यहाँ पर लिख लो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर डिसकंटिन्यूअस। और चौथा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कंटिन्यूअस। दैट्स इट। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी ये निकेन प्रकारण वाली बात ऐसी नहीं है। अब इससे ही हमको समझ में आएगा कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। ठीक है ना, नॉर्मल का मतलब होता है बेटा कि अगर सीधा आप बाउंड्री पर इंसिडेंस करते हो तो हेडिंग दो नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस ध्यान देना है ना, व्हेन इनकमिंग फेज मतलब सीधी एकदम गिरे, है ना, एकदम स्ट्रेट यहाँ पर अगर गिरती है वेव तो उसे नॉर्मल इंसिडेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इंसिडेंस करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना बेसिकली कि ना तीन तरह की वेव्स होती है। एक होती है रिफ्लेक्टेड वेव, एक होती है इंसिडेंट वेव, और एक होती है क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड। ठीक है ना, तो तीन तरह की वेव के करस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग ऐसे माने कि क्या बोलते हैं, एकदम सीधी आपने इसे स्ट्रेट गिराई, जैसे मान लो ये बाउंड्री है, ये मान लो ये बाउंड्री है, इस पर आपको वेव गिरानी है। ये जेड एक्सिस है, ऐसा हम समझ लेते हैं, और ये बाउंड्री है जो दो सरफेस को अलग अलग कर रही है। आपने नॉर्मली इंसिडेंस किया है वेव को ऐसा, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस उसी मीडियम में वो आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। और अगर ट्रांसवर्स हुई तो वो सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट हुई तो ये ट्रांसमिटेड वेव कहलाएगी। तो अगर इस तरह का इंसिडेंस हमारे पास होता है तो व्हेन द इनकमिंग वेव एट इट्स इंटरफेस हेड ऑन, मतलब सीधी गिरे, तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल इंसिडेंस कहलाती है। मैं आपको ज़्यादा डेरिवेशन नहीं कराना चाहता क्योंकि डेरिवेशन से कोई काम नहीं है, आपको सवाल करने हैं केवल, इसलिए हम सीधा इसका काम करेंगे। तो सीधी सी बात तो ये है कि आपको रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जिसे आप बोलते हो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन मैंने देखा एमएससी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा काम आता है, आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा। सीधा सा फॉर्मूला है इसका, 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा। अभी बीटा बीटा आपके समझ में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, समझा देंगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो वैसे इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। और व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर विच इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है ये, जहां पर v कहलाती है वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम, v है वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। यहीं से सब कुछ बाहर निकलता है। ठीक है ना, और वैसे भी आप जानते हो कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, तो वहां से सब सब्जी निकल के आ जाती है। अब रिफ्लेक्शन में क्या है, वेलोसिटी एक ही मीडियम में सेम रहती है, तो v1 ही यहाँ पे काम करेगा, इसलिए वो v1 तो कट जाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बचेगा। हाँ, मैं आपको बीटा के बारे में बता रहा था, बीटा आखिर होता क्या है वो आप लिख लो। बीटा होता है velocity of the wave in the first medium
अपॉन वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द सेकंड मीडियम, दोनों वेलोसिटीज का रेशियो होता है बीटा। बीटा इज द रेशियो ऑफ द बोथ वेलोसिटी, मतलब वेव जब फर्स्ट मीडियम में है तो उसकी वेलोसिटी, और जब सेकंड मीडियम में है तो उसकी वेलोसिटी, क्योंकि मीडियम चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी सिंपली डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वेलोसिटी सिंपली डिपेंड्स ऑन द मीडियम, दैट्स इट। ठीक है। और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, ये जो परमिटिविटी है ये भी मीडियम के अकॉर्डिंगली ही चेंज होती है। मीडियम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये चेंज होगा। हालांकि अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा की बात अब जो है कुछ इस प्रकार से भी होगी। जैसे मैं बीटा को अगर फुल्ली एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना बीटा का फुल एक्सप्लेनेशन क्या है। बीटा एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है ना, जो कि दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेटा velocity of light upon the velocity of wave in that medium, velocity of light and the velocity, तो यहाँ से निकल के आता है हमारे पास फॉर्मूला v1 अपॉन v2 का। थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसको तो v1 का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 1 अपॉन म्यू वन एप्सिलॉन 1, और v2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ म्यू 2 एप्सिलॉन 2, और ये जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से होगा एप्सिलॉन 2 म्यू 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 म्यू 1। अगर हम लोग ऐसे बोल दें कि परमिएबल मीडियम ही नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई इशू नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, और यूजुअली ऐसा होता भी है, तो बीटा जो हम लोग बोल रहे थे ना कि v1 अपॉन v2 होता है, वो कुल मिला के ये निकल जाएगा रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ इसी से निकलता है हमारे पास में, अब ये तो हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अब आता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जो कि ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी को बताता है। सो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की जब बात आती है, विच इज टेल्स अस अबाउट द ट्रांसमिशन, ये सब क्वांटम में भी पढ़ते हो तो आप लोग वहीं से भी याद रख सकते हो। ये सब चीज़ें क्वांटम में मैं पढ़ाता हूँ, तो आप जब क्वांटम पढ़ेंगे ना, मेरे कोर्सेज में लेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, खैर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है तो बीटा बराबर होता है n2 अपॉन n1, सो 4n2 अपॉन n1 अपॉन 1 प्लस तो ये हो जाएगा 4n1 n2 अपॉन का होल स्क्वायर, दैट्स इट। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, मतलब n1 n2 की फॉर्म में, कोई इशू नहीं है। n2 माइनस n1 अपॉन n2 प्लस n1, सिंपल, वो आप लिख सकते हो। मतलब आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस r वाले फॉर्मूले को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो n2 माइनस n1 या n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, सिंपल। n की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है ना बेटा। चलो अब हम क्वेश्चंस कर लें कुछ, ताकि मज़ा आ जाए, क्वेश्चंस में तो मज़ा आता है। लिखो, इफ लाइट, क्वेश्चन नंबर 1, इफ लाइट एंटर नॉर्मली, अब देखो नॉर्मल लिखा है, इसका मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस है, एंटर नॉर्मली। अब वैसे भी एंगल नहीं बन रहा, इसका मतलब नॉर्मल ही है। सीधी लाइट है तो एंगल नहीं बनता, टेढ़ी आती फिर एंगल बनता है, थीटा वन थीटा टू।
एंटर नॉर्मली इन एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू ग्लास, या फ्रॉम लिखना भूल गया मैं, फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.5, ये आपको याद होना चाहिए। कैलकुलेट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स, कैलकुलेट reflection and transmission coefficient. Okay, so let's start the discussion. तो अगर हम लोग ये लेते हैं तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं खैर 4n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 दूनी 6, 6 दूनी 5, 24/25 हो जाएगा ये, 24/25, समझ गए? ठीक है, ऐसे ही आर निकाल लेना, आर हो जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कुल मिला के ही हो जाएगा हमारे पास 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/25, दैट्स इट, 1/25, ठीक है, बस ये आंसर हो गया। तो ये तो खैर छोटे मोटे सवाल थे। अब एक अच्छा बड़ा सवाल करते हैं थोड़ा सा, वो देखने में ही बड़ा सवाल है, बाकी जवाब उसका छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 2, a plane electromagnetic wave, a plane electromagnetic wave incident normally on the surface of a on the surface of a material of a material is partially reflected is partially reflected measurements on the standing wave। स्टैंडिंग वेव समझते हो आप लोग क्या होती है? मतलब ऐसी वेव जो एनर्जी ट्रांसफर एक लिमिटेड एरिया में कर पाए। जैसे आपने दो रस्सी पकड़ रखी है, एक हाथ से इधर एक हाथ से इधर, रस्सी को घुमाओ
तो जो वेव बनती है ना वो स्टैंडिंग वेव कहलाती है, इसमें वेव यहाँ से चलती है एक सिरे से और दूसरे सिरे पर टकरा के वापस लौट जाती है, फिर से टकराती है। तो जो वेव यहाँ से चलती है और जो वेव यहाँ से चलती है दोनों में सुपर इम्पोज होता है, वो स्टैंडिंग वेव कहलाती है। मेजरमेंट्स ऑन द स्टैंडिंग वेव ऑन द standing wave in the region in front of the in the region in front of the interface or in the region in front of the interface if ratio of the electric field amplitude if ratio of the electric field amplitude at maxima and minima is 5, then calculate the ratio of then calculate the ratio of the ratio of ratio की स्पेलिंग गलत हो गई। Then calculate the ratio of reflected intensity to the incident intensity. Reflected intensity to the incident intensity। ध्यान देना बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है 4/9, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 2/5 एंड ऑप्शन डी है। इसने पूछा है कि रेशो निकालो। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जो रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। एक्चुअली क्या है कि फील्ड एम्पलीट्यूड जो है ना वो क्या होता है वो समझते हैं। फील्ड एम्पलीट्यूड बेटा बीटा होता है एक तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड जो रेशो होता है ना वो बीटा होता है। सो मैक्सिमा और मिनिमा बोला है ना, नॉर्मली एम्पलीट्यूड बोलता तो दिक्कत नहीं थी, फिर हम लोग ई नोड और ई वन निकाल के सीधा उसका स्क्वायर करके निकाल सकते थे, बट उसने बोला है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये ट्विस्ट है। इसका मतलब होता है बीटा इज इक्वल टू, उससे दे रखा है V1/V2, ठीक है। और ये आपको फील्ड एम्पलीट्यूड्स 5 दे रखा है, इसी को बोलते हैं फील्ड एम्पलीट्यूड। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं इसमें कि इसमें ना वो ऐसे बोलते हैं कि ये होगा शायद, है ना। आप यही आई थिंक थोड़ा सा सोच लेते हैं कि हो सकता है शायद ये हो, पर नहीं बच्चों देखो ये नहीं होता। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड बोलता ना वो,
रिफ्लेक्टेड टू इंसिडेंट वाला, तो ये होता। बट फिलहाल उसने मैक्सिमा और मिनिमा की बात बोली है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वन माइनस फाइव मतलब चार, वन प्लस छः, चार चौक 16, छः छंग 36। अगर मैं इसको बोलूँ तो चार चौक 16, नौ चौक 36। ऑप्शन ए इसका आंसर है ना। अब एक काम करते हैं, अगला सवाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A plain electromagnetic wave traveling in vacuum incident normally on magnetic non-observing medium. Medium of refractive index, सॉरी refractive index तो कुछ होती नहीं है। And the incident, मतलब इंसिडेंट भी आपको दे रखी है उसने। EOI एक्सपोनेंशियल आयोटा रिफ्रैक्टिव जो वेव है वो दे रखा है। EOR ठीक है। इफ E is equal to 2 volt per meter,
and n is equal to 1.5, then the application of appropriate boundary condition, then the application of appropriate boundary condition leads to option A, EOR is equal to minus 3 by 5 volt per meter, and EOT is equal to 7 by 5 volt per meter. Option B, EOR is equal to minus 1.5 volt per meter, EOT is equal to 8 by 5 volt per meter. Option C, EOR is equal to minus 2 by 5 volt per meter, and EOT is equal to 8 by 5 volt per meter. And option D, EOR is equal to 4 by 5 volt per meter, चलिए तो सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, जरा दिमाग लगाओ एक बार। चलो देखो मेरी बात सुनो, आपको ये तो पता है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो होता है एक तरह से इंटेंसिटी का रेशो, या फिर आप ये भी जानते हो कि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी होता है। और ये वैल्यू आपको पता है n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये आप जानते हो। ठीक है, n1 आपको दे ही रखा होगा उसने, अ प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इंस्टेंट नॉर्मली ऑन दिस, इसने ये n दे रखा है ना 1.5, ठीक है ना, और वैक्यूम से आ रहा है बेसिकली। तो अगर ये वैक्यूम से आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं ये बोल सकता हूँ आराम से कि n1 की वैल्यू तो खैर 1 हम लोग लेके चलेंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। और n2 आपका 1.5 है ही सही, तो उसको भी लेके चलना ही है।
ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 - 1 पॉइंट समथिंग, तो ये अगर हो जाएगा तो कुल मिला के हमारे पास में क्या हो जाएगा। उसने दे रखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वोल्ट का है, इसका मतलब ये ई ओ आई कितना है, 2 है। तो कुल मिला के अगर मैं ई ओ आर निकालूंगा स्क्वायर फॉर्म में, तो 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई विद द -0.5 अपॉन 2.5 का स्क्वायर। और जब ई ओ आर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसका, तो -5/25, कुल मिला के -2/5 वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही ई ओ टी निकाल लेंगे सेम वे में, तो ई ओ आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 4 N1 N2, 4 N1 N2, N1 N2 का कितना था, मुझे चेक करना पड़ेगा। सॉरी, इतना ही है, 4 N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, सो 4 N1 N2 तो E1 हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 2.5 का होल स्क्वायर। और ई ओ टी निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 8/5। अप्रोक्सीमेटली 8/5 ही आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, और बताओ, और क्या सेवा करें। चलिए फिर इसके बाद कल पढ़ते हैं बाकी। थैंक यू सो मच फिलहाल के लिए, बाय बाय।